नमस्कार, मैं मोहम्मद कौसर आलम। 2011-2012 इंजीनियरिंग पास करने के बाद से मेरा आंखों देखी टीवी चैनल चल रहा है। फ़िलहाल अब रेडियो मसाला FM सेंटर भी चला रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के दौरान हमने कोई जॉब नहीं किया, बल्कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। और निरंतर जो भी चैनल और FM नज़र आ रहे हैं, ये मेरा खुद का प्रयास है। इसमें लगाए जा रहे इक्विपमेंट्स मेरा खुद का प्रयास है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहा है, और कम्युनिकेशन के फील्ड में हमने जो कुछ किया वो एक अजीब बात सामने आ रही है। वो ये है कि हमें रेडिएशन वर्क करने के दौरान बहुत ऐसी बातें सामने में आई जिसको हम पूरी तो नहीं बोल सकते हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी जाएगी। हम थोड़ा सा पहलू बताना चाहेंगे। सबसे पहला, रेडिएशन क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। कहा जाता है, रॉबर्ट हाइन की बुक में हमने पढ़ा है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। यानी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है, और वो फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। अब आप देखिए, जब हम शॉर्टवेव पर काफ़ी दूर से कोई समाचार सुनते हैं रेडियो पर, तो उसमें आवाज़ छिक छक छो झाँ होते रहता है। क्यों? क्योंकि उस सिग्नल को से लेकर हमारे रिसीवर तक के बीच में इतनी दूरी होती है। इस बीच पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं जो हमारे फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से वो ऐसा होता है। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर FM पर ऐसा नहीं होता है, यानी ये हमारे काफ़ी नहीं होता है। कुल मिला जुला करके कहना ये है, सवाल ये है कि ये रेडिएशन के फील्ड में, रेडिएशन में जो क्रांति आ रही है उससे विकास है या विनाश है? एक तरफ हम सिर्फ विकास का ही आकलन कर रहे हैं, इससे होने वाले विनाश का नहीं। लेकिन हमारे सामने में जो बातें आई हैं वो बिल्कुल विचित्र बातें आई हैं। अब ले लीजिए कि इस रेडिएशन से हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। IT को बहुत फ़ायदा मिला है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को बहुत फ़ायदे मिले हैं। लेकिन हमारे ज़िंदगी पर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या कहती है, उन पर क्या असर पड़ा है? यहाँ सवाल है कि जो इंजीनियर होते हैं सिर्फ इंजीनियर, उनको सिर्फ तकनीकी ज्ञान होती है। जो डॉक्टर हैं सिर्फ डॉक्टर, उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होती। जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं या पेड़ पौधों के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सिर्फ उसे ही समझते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के ज़रूरत ये है कि सारे पढ़ाई को मिलाकर एक ऐसा पढ़ाई जिससे कि ये पता चले कि इंजीनियरिंग के द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों से वैज्ञानिकों पर साइंस, आपको विज्ञान साइंस, जिसमें हम बात करेंगे बॉटनी जूलॉजी का, उसको क्या नुकसान है और बॉटनी जूलॉजी में किस प्रकार से क्रांति लाई जा सकती है। क्योंकि आज पेड़ पौधों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ और भी सारे चीज़ों, तो पेड़ पौधे घट रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण बढ़ रहे हैं। आइए चलिए इसका एक छोटा सा झलके हम दिखाते हैं, जो साक्षात उदाहरण और हमने जो सर्च किया वो आपको बताने जा रहे हैं। दलहन के जो भी पौधे होते हैं वो 4 मासिक होते हैं, उनका जीवन चक्र 4 महीने की होती है, अधिकतम 5 माह या 3.5 माह। इनका कार्य क्या है? नाइट्रोजन लेयर से नाइट्रोजन लेना, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में लेना, और इनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया बनाना, और फिर दाल की अच्छी खेती। तो ये प्रोसेस जो होती है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, N2 साइकिल जिसे कहते हैं, N2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रस ऑक्साइड एयर से, नाइट्रोजन लेयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वो लेती है और अपना साइकिल को पूरा करती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया नामक काले काले जो उनके जड़ों में होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि इस नाइट्रोजन लेयर को, नाइट्रोजन लेयर नहीं, नाइट्रोजन साइकिल को रेडिएशन साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुकी है, जिस वजह से दाल की अच्छी खेती नहीं हो पा रही है। अभी आने वाले कुछ दिनों पहले एक हल्ला सा उठा कि
दाल का जमाखोरी हो गया, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये दाल की जो कमी आई और दाल इतने महंगे हो गए, इसमें कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ नहीं है, कोई जमाखोर का हाथ नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। दाल की खेती उस उपयुक्त मात्रा में हो ही नहीं रहा है जितने लोगों को जरूरत है। फिर तो दाल का कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। यहाँ प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं है, कोई जमाखोर का दोष नहीं है। उपजाऊ की कमी हो रही है, क्यों हो रही है मैं आपको बता दूं। खास करके कलाई की आप खेत में जाए, मैंने खुद से गया और निरीक्षण किया इसका। कलाई के पौधे तो हरे हरे हो जाते हैं, लेकिन जब कलाई के फल आते हैं ये लंबे लंबे टाइप के, तो ये चिड़चिड़ा टाइप के हो जा रहे हैं और काले हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। आप अगर आसपास टावर देखें तो वहाँ की खेती देख लीजिए, खास करके दाल की, वो रैप्चर है, बर्बाद है, सप्रेस्ड है, जले हुए हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन से डायरेक्ट टकराव हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल को। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो रेडिएशन साइकिल तैयार कर रहे हैं उसका टकराव हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल से, और कलाई की खेती ही नहीं बल्कि दलहन की खेतियां बर्बाद हो रही हैं। इस पर क्या किया जा सकता है? तो सवाल है कि मैंने जब समस्या ढूंढे हैं तो ऑफकोर्स समाधान भी हमारे पास है। यानी कहा जाता है कुल मिलाकर डायमंड कट्स डायमंड, लोहे लोहे को काटती है, काटने का तरीका आना चाहिए। यानी हमारे रेडिएशन से जहाँ कलाई की खेती बर्बाद हो रही है, यानी ऐसे रेडिएशन की ज़रूरत है, स्वीट रेडिएशन की, मीठा रेडिएशन की, जो खेती में खेतों को लहलहा दे और कलाई की अच्छी खेती हो। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। लोग समस्या देखते हैं, लेकिन अगर ढूंढ लिया जाए कि समस्या क्यों हुई तो फिर उसका निदान भी संभव है। कुल मिलाकर के मैंने जब कलाई की समस्या ढूंढी है तो इसका निदान भी है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कलाई की खेती इसी रेडिएशन में सुधार करके, यानी एक रेडिएशन जहाँ उसे बिगाड़ रही है तो दूसरा रेडिएशन उन्हें सुधार सकता है। और ये काम एक वही कर सकता है जो रेडिएशन को समझ रहा है। खैर, अब आप बात करेंगे दूसरे, क्योंकि ये जो कलाई होते हैं डाइकोटिलिडन्स है। डाइकोटिलिडन इसको साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में डाइकोटिलिडन कहते हैं, जबकि ये इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है। खैर, अब सवाल उठता है कि रेडिएशन से क्या सिर्फ सिर्फ कलाई की ही खेती को और दलहन की ही खेती को नुकसान है? जी नहीं, मैं आपको बता दूँ, रेडिएशन इलेक्ट्रिक सिग्नल से, चाहे वो टावर के हों, मोबाइल के हों, खासकर मोबाइल ज़्यादा देखे जाते हैं, मोबाइल का रेडिएशन हाईली रेडिएटेड है। बाकी टीवी चैनल, एफएम और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी सारे और भी सूचना के माध्यम हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो मोबाइलों से। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूर देना रहता है, टावर छोटा सा रहता है, उसी में उसे काफ़ी दूर तक देना रहता है, इसलिए रेडिएशन को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा दूर तक जाए। इससे क्या क्या नुकसान है अब मैं आपको बताऊँ। रेडिएशन साइटोप्लाज्म को टच करती है। प्लांट में भी साइटोप्लाज्म होते हैं और एनिमल में भी साइटोप्लाज्म होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे बायोलॉजी की भी ऐसे आपको बायोलॉजी की पहलुएं बताने जा रहा हूँ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि हमारा फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब कर रहा है ये रेडिएशन साइकिल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ये हमें कर रहा है। पर हमारा जीवन तो 60 वर्ष है। इस 60 वर्ष के दौरान हमारे साथ जो भी घटित होंगे ये लंबा होगा, लेकिन जिनका जीवन काल बिल्कुल छोटा है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। बगरैया, जिसे लोग यहाँ पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बगरैया हमारे भाषा में कहते हैं, छोटे से पक्षी हुआ करते हैं, वो आज बिल्कुल गायब है। क्यों भाई? क्योंकि उनका लाइफ करीब करीब साल भर से कम होता है। इस रेडिएशन से डिस्टर्ब होते 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 उनका जनरेशन कम होते होते वो बिल्कुल आज विलुप्त है। यानी मेरा अनुभव ये बता रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में सभी पक्षी गायब हो जाएंगे। आप अगर दिल्ली में हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको जानकारी दें कि आप
जमुना के किनारे आसमान पर देखिए, आसमान की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए, आपको कुछ नजर नहीं आएंगे। यही आप 20 साल पहले अगर देखते तो आपको बहुत सारे चील कौवे नजर आते। ये चील गायब हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि रेडिएशन जितना जमीन पर कार्य कर रहा है, जितना जमीन पर ये रेडिएटेड एक्टिवेटेड है, उतना ही रेडिएशन एक्टिवेटेड ऊपर हवा में भी है, जिस कारण से उनके सेल को डैमेज करते करते आज स्थिति ये है कि चील कौवे भी गायब है। यानी छोटे जीवन काल के जीव जंतु धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका निदान क्या है? इसका निदान बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन कैसे? मैंने पहले ही बताया कि जहां रेडिएशन उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब हमें ऐसे रेडिएशन की आवश्यकता है जो हमारे साइटोप्लाज्म को लाभ पहुंचाए। अब एक छोटा सा उदाहरण इसका, खास करके समुद्र के किनारे और गांवों में, घरों में, शहरों में पहले नारियल के, खजूर के और ताड़ के और बहुत सारे ऐसे प्लांट जिसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिसे बायोलॉजी वाले समझ रहे हैं, जिनके जैसे ताड़ हो गए, खजूर हो गए, ये जिनका रूट जमीन पर हो और कंडक्शन के थ्रू से वाटर ऊपर जाती है और काफ़ी दूर जाती है। जैसे नारियल का ही पेड़ लीजिए, कितनी ऊंचाई, 60 फुट 70 फुट करीब करीब 100 फुट भी कहीं कहीं हो जाते हैं कि ऊंचाई पर उनके फल होते हैं, वहाँ पानी होती है और इस बीच सिर्फ लंबा उनका तना होता है, फिर रूट होता है। तो सवाल है कि रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर एंड बाय कंडक्शन वो वाटर का ऊपर जाती है, वो जाती है जिस कैविटी से प्लांट का, उसे वास्कुलर कैविटी कहते हैं। वास्कुलर कैविटी में भी साइटोप्लाज्म सेल का अनुसरण होता है और वो उसे डिस्टर्ब कर रही है। यानी मिला जुला करके इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट भी हमारे जले जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नारियल का पेड़ में आप देखेंगे कि पहले पीला टाइप का होने लगता है, उनके पत्तों में पीला होते होते पूरा पीला हो जाते हैं और फिर लाल पपड़ीदार हो जाते हैं, फिर बाद में ऐसा लगता है मानो वो जल गया हो। ये रेडिएशन का ही कारण है। इस पर हमारे वैज्ञानिक चुप है, आखिर क्यों और कब तक? अब यहाँ सवाल है कि सिर्फ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही है या और भी कुछ है? हाँ, और भी कुछ है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पर हम ज़्यादा जोर डालेंगे क्योंकि उन छोटे छोटे पक्षियों की तरह जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सबसे पहले गायब हो रहा है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को भी नुकसान है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अपनी रेजिस्टिविटी, उनकी लड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि जिम्नोस्पर्मिक का कम है। क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पत्ते बहुत कम होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास जो पत्तियां हैं वो बहुत कम होते हैं, और उनका तना बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसे पानी रूट हेयर से अब्जॉर्ब करके पिरामिडल स्टेज तक लाने में काफ़ी कष्ट होती है और उस कष्टदायक पेड़ को जब लगातार फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करती है, रेडिएशन साइकिल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब डिस्टर्ब करती है, तो उनका स्थिति क्या होगा? वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। लोग इसे नेचुरल डेथ मानते हैं, लेकिन ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये रेडिएशन डेथ है। अब हम बात कर रहे थे कि पहले जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का पीला होना और फिर लाल होकर लाल हो जाना और फिर बाद में इस तरह से मर जाना, लगना लोगों को लगे कि जल गया है। लेकिन लोग भी समझने लगे हैं, पर इसे कोई बोल नहीं पा रहे हैं। कोई बायोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग में टर्मिनोलॉजी के साथ कोई इसे व्याख्या नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इस पर सर्च किया है। हमारे इंजीनियरिंग के अभी 4 से 5 साल होने जा रहे हैं, हमने नौकरी नहीं किया, हमने सर्च किया है। अब आपको हम बताएं, केले में एक बीमारी आ रही है, पनामा बीट। वो क्या है? ये तो साक्षात केले का कैंसर है। हमारे वैज्ञानिक अभी चुप हैं। पनामा बीट लोग यहाँ नाम दिए हैं। हमने जो सर्च किया और लोगों से पूछा ये क्या है, तो लोगों ने बताया, यहाँ पेड़ पौधों के वैज्ञानिकों ने बताया कि पनामा बीट नाम दिया गया। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। केले मोनोकोटिक प्लांट है। केले मोनोकोटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। केले के जो लीफ होते हैं वो आइसोबाइलेटरल होते हैं। आइसोबाइलेटरल दैट मीन्स उनका दोनों लेयर, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर क्रिएटेड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिएटिविटी का ये सबसे अच्छा माध्यम था केले के पौधे। और ये केले के पौधे में एक प्रकार की बीमारी आ रही है, वो ऐसा है
जैसा मैंने बताया जिम्नोस्पर्म प्लांट में, पहले केले का पीला पीला होते हुए सूखना और फिर लाल पपड़ीदार हो जाना, और वो इतना खतरनाक है कि उस लोग वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसे काट के फेंक दें। लेकिन जिस चाकू से उस केले के पेड़ को काटेंगे, अगर उस चाकू को किसी दूसरे पेड़ में सटा दिया जाए तो सेम बीमारी हो जाती है। अजय ह्यूमन बीइंग एड्स, कैंसर वायरस, एड्स वायरस, उसी प्रकार से ये केले में पनामा बिट्स वायरस लोगों ने नाम दिया, पनामा बिट नाम दिया। मैं उसे वायरस समझता हूँ। ये रेडिएशन वायरस है। ये 20 साल पहले नहीं थी, ये अब नहीं आई। इसका जानकारी हमने कुछ गांव देहातों से ली है। गांव में जाकर, केले के खेतों में जाकर, ये बड़ा ही विचित्र लग रहा था जब हमने इसकी जानकारी ली सब। तो ये केले में ही क्यों? क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, केला एक ऐसा पौधा है, चूंकि हम इसे पौधा कहेंगे, ये पेड़ नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। इनका ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो केले के ही पौधों में खिंचाव होता है, क्योंकि नेगेटिविटी अर्थ इनका ज़्यादा होता है। ये इंसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये रेडिएशन का इतना ज़्यादा सोखती है कि रेडिएशन से वो जल जाती है, जिसे लोग पनामा बिट नाम दिए हैं। यानी इसका निदान क्या है? इसका निदान, इसका समस्या हमने ढूंढी है तो ऑफकोर्स निदान भी है। इसका निदान ऑफकोर्स है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक नहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब मुझे इसको आपके सामने में रखना पड़ेगा। ये पनामा बिट जो बता रहे हैं केले की, मैं आपको बता दूं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, आने वालों 10 वर्षों में केले के पौधे समाप्त हो जाएंगे। केले के पौधे समाप्त होने के बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा बम्बोसेरा इंडिका, शायद तो बम्बोसेरा इंडिका कहेंगे, बांस के पौधे, बांस पर लगने वाले हैं। क्योंकि बांस के पत्ते और तना दोनों ही हरा होते हैं और दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रेडिएशन को वो भी ऑब्जर्व करती है, लेकिन उतना नहीं जितना केले करती है। तो खैर, इन सब का समाधान ढूंढना पड़ेगा। हमने इनका समस्या ढूंढा। यानी कुल मिलाकर के कहना यह है कि ऑल लिविंग बीइंग्स बियर साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब्ड बाय रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। देन इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इस पर विचार की आवश्यकता है। हाइड्रोफाइटिक प्लांट, जिसमें हम बात करेंगे एल्गी। विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, खास करके रूस के हैं, जापान के हैं और भी अमेरिका है, जैसे हैं, जो समझ रहे हैं कि पेड़ पौधों की कटाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड्स 90%, वर्ल्ड्स अप टू 90% फोटोसिंथेसिस क्रिएटेड बाय एल्गी, दैट इज ग्रीन एल्गी, हाइड्रोफाइटिक प्लांट लिविंग इन मैरीन वाटर। वो इस बात को मान रहे हैं कि 90% फोटोसिंथेसिस समुद्री हरित शैवाल कर रही है। लेकिन कुछ वर्षों से, 10 वर्षों से या इससे ज़्यादा हो रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं वो एक्सपायर्ड के बाद डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं समुद्र में, नंबर 1। नंबर 2, बायोकेमिकल वेपन्स का प्रयोग किया जा रहा है समुद्र में। इससे हरित शैवाल काफ़ी स्तर पर मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं हरित शैवाल। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सबसे बड़ा सहायक पृथ्वी में क्या है? लोग पेड़ पौधे मानते हैं, लेकिन जो बड़े वैज्ञानिक है वो जान रहे हैं हरित शैवाल करती है। लेकिन हरित शैवाल की क्या स्थिति हो रही है, जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसकी क्या स्थिति हो रही है, इसे कोई सोचने वाले नहीं। सोचने की आवश्यकता है। समुद्र में फेंके जा रहे हैं ऐसे ऐसे केमिकल जो इंसानों और किसी भी चीज़ के लिए बहुत खतरनाक है। लोग बेहिसाब समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। समुद्र में तेल का बहाव के कारण भी हरित शैवाल की मृत्यु हो रही है, जिसे हम ग्रीन एल्गी कह रहे हैं। ग्रीन एल्गी खत्म हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपको हम ग्रीन एल्गी और ब्लू एल्गी के बारे में बताएंगे और भी बहुत जानकारियाँ देंगे। मैं हूँ अभियंता कौसर आलम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा सर्चिंग अभियान जारी है।
जिसके बारे में पिछले अध्याय में हम आपको बता रहे थे, खेती संबंधी। अब आगे हम बताने जा रहे हैं। हम बता रहे थे एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गी। वर्ल्ड्स अप टू 90% फोटोसिंथेसिस क्रिएटेड बाय ग्रीन एल्गी, और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में यही सहायक। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया, लगातार एल्गी का ह्रास हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। यानी ज्यों-ज्यों एल्गी घटते रहेगी, रेडिएशन का प्रकोप बढ़ता रहेगा। अब सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा सा इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आसमान नीला क्यों नज़र आती है? ये भी एल्गी के ही कारण। आपको बता दें, ब्लू एल्गी इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन एल्गी, यानी कलर की हम बात करेंगे। ब्लू कलर इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर, यानी ब्लू कलर सप्रेस्ड कर देती है ग्रीन कलर को, जिस कारण से समुद्र में दो तरह के एल्गी पाए जा रहे हैं, ग्रीन एल्गी और ब्लू एल्गी। समुद्र और इसका रिफ्लेक्शन ब्लू है, जिस कारण से आसमान ब्लू नज़र आती है। लेकिन समुद्र में जो पाए जा रही है ग्रीन और ब्लू एल्गी, नुकसान दोनों को है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद ग्रीन एल्गी ही है, और ग्रीन एल्गी का ह्रास हो रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि ग्रीन एल्गी का ह्रास हो तो क्या क्या हो सकता है? तो हम आए दिन देख रहे हैं लगातार भूकंप का कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है, यानी ग्लेशियर का पिघलना। आपको एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अगर पृथ्वी से सारे पहाड़ हटा दिए जाए तो क्या होगा। हम आपको बता दें कि एक प्लेट को हम पानी में छोड़ देते हैं, वो हिलता रहेगा। उस प्लेट के चारों तरफ हम अगर कुछ उठाव रख दें, कुछ मिट्टियाँ रख दें, तो वो बैलेंस्ड रहेगा। ये पृथ्वी में 1/7वां भाग, जैसा कि जान रहे हैं, 1/7वां भाग ही भूभाग है, लेकिन इसे जगह जगह पहाड़ से बांधा हुआ है। अगर पहाड़ नहीं होता तो धरती हिलते रहता। कहीं ना कहीं हमारा ग्लेशियर का पहाड़ पिघल रहा है। जब ग्लेशियर का पहाड़ पिघल रहा है तो स्वाभाविक है कि पहाड़ का जहाँ वज़न कम हो रही है, तो दूसरी तरफ का वज़न को बैलेंस करने के लिए टेक्टोनिक प्लेट अपने आप में वो बैलेंस करना चाह रही है, जिस कारण से भूकंप आ रही है। आए दिन आप देख रहे होंगे, झारखंड और बिहार से सटे बिहार के ही कुछ ज़िलों में लगातार पहाड़ काटकर ख़त्म कर दिए। यानी जब बिहार से दक्षिणी क्षेत्र में जब पूरी तरह से पहाड़ काटे गए, तो उत्तरी छोर के पहाड़ का दबाव ज़मीन को काफ़ी दबाव बना रही है, जिसके वजह से टेक्टोनिक प्लेट उत्तर से खिसक कर दक्षिण की दिशा में आ रही है। यानी पहाड़ के बैठने से, चूँकि एक तरफ पहाड़ कट चुकी है, वो बैलेंस्ड करने के लिए टेक्टोनिक प्लेट को इधर उधर करना पड़ता है, जिस कारण से भूकंप आ रही है। तो ये एक छोटा उदाहरण है एक भूकंप का, जो अभी नेपाल त्रासदी हुई है। लेकिन ग्लेशियर जो पिघल रही है, ये बहुत बड़ा ही पहाड़ का एक रूप है जो पिघल रही है, जिससे हर वर्ष प्रति वर्ष कुछ न कुछ उसका वज़न घटता चला जा रहा है। अब तो और ज़्यादा क्वांटिटी में वो घट रहा है, जिस कारण से भूकंप की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ हमने जो देखा है, हमें जो जानकारी मिली अपने सूचना के माध्यम से, पूर्वी उत्तरी बिहार में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडारण है, लेकिन ये समुद्र से, ये ज़मीन से काफ़ी नीचे है, समुद्र तल से भी काफ़ी नीचे है। इसे ऊपर ये तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिस कारण से भी टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी भूकंप की संभावनाएं पूर्वी उत्तर बिहार में आगे चल करके और बढ़ने की संभावनाएं हैं। कारण है कि यहाँ पेट्रोलियम, छुपी हुई पेट्रोलियम जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रही है, ये काफ़ी नीचे है, लेकिन इसका अभी से ही अगर इसका एक सुराग बना दिया जाए, इसके ढंग से निकाले जाएं, तो भूकंप की संभावनाएं घट सकती हैं।
एक सवाल जो आज पूरे दुनिया को खाए जा रही है, पर इसकी कितनी सच्चाई है लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन हमारे सामने में जो सच्चाई आई है वो चौंका देने वाली है। एक सवाल एलियन को लेकर है कि क्या एलियन पृथ्वी में आई है या नहीं, अगर आए हैं तो कैसा है, उनका जीवन काल कैसा है, इंसान के साथ वो मैच कैसे किया। तो इसकी राज अब तक राज है। लेकिन ये फर्स्ट एलियन मेरे जानकारी के मुताबिक 1962 में आए। लेकिन अभी से 20 वर्ष पहले 1995 से लेकर 2000 दशक तक 5 वर्षों के बीच एलियन का जाना आना रहा। वो कौन सा एलियन है? अब सवाल उठता है कि अभी तक किसी ने एलियन के बारे में नहीं बताई और हम बताने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका प्रूफ होना चाहिए। ये बातें कहाँ से आ रही है, इसका प्रमाण होना चाहिए। मेरे पास प्रमाण है और एकदम ऐसा साक्षात प्रमाण है कि आप जान जाएंगे कि एलियन की सच्चाई क्या है। अब आपको हम बता दें, एलियन जो अब तक अर्थ पर उतरी है, अर्थ सरफेस पर, 2 प्रकार की, एक ब्लू एलियन और एक है वाइट एलियन। ब्लू एलियन हाईली रेडिएटेड कार से उतरी है और उनका जो कार का वो लोग नाम दे रहे हैं ब्लू रे रेडिएशन कार। ब्लू रे रेडिएशन कार क्या है, इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लोहे को बहुत अधिक अगर गर्म किया जाए, बहुत अधिक गर्म किया जाए तो उसका रंग क्या होगा। लोहे को हम जनरली देखते हैं गर्म करने पर लाल होती है, लेकिन एक्चुअल में जब लोहे को बहुत ज़्यादा हीट किया जाएगा तो वो दूधिया कलर की हो जाएगी, यानी कलर चेंज है। रेडिएशन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, केवल सर्किट से तैयार किया जा रहा है। अगर ये हाईली रेडिएशन तैयार किया जाए, एकदम हाईली और ज़्यादा हाईली, और रेडिएशन अगर दिखने लगे तो वो कैसा रंग दिखेगा। तो आपको हम बता दें कि इस स्थिति में रेडिएशन का कलर ब्लू होगा, ब्लू और चमकीला कलर होगा, जो आसपास की चीज़ों को जलाने का काम करेगी, लेकिन उसका कलर ब्लू होगा। ब्लू एलियन जिसका कलर भी ब्लू है, चूँकि उनका शरीर का पिगमेंटेशन ही ब्लू है। जैसे हम लोगों का मेलानिन पिगमेंट है और हम लोगों को जो ब्राउन की ओर हमारे कलर हमें ले जाती है, कहीं काले भी होते हैं, लेकिन हमारा ब्लड कलर क्या है, सभी का एक जैसा है, रेड है। तो हम इंसानों का ब्लड कलर जहाँ रेड है, जो एलियन हमारे यहाँ आए हैं उनका ब्लड कलर ब्लू है। और जिस कार से वो आए हैं, ब्लू रे रेडिएशन कार से, यानी उनका कार जो है ब्लू रेडिएशन छोड़ते हुए हमारे अर्थ तक आई है। अब सवाल ये है कि अर्थ में कहाँ पर आई है। तो मैं आपको बता दूं, इंसानों का आँख काला है, आँखों की पुतली काला है, और हम काला को रात में अगर अंधेरा हो तो नहीं दिखती है। क्यों? खैर, इसके पीछे जो भी बायोलॉजिकली लॉजिक हो, हम आगे की बात बताना चाहेंगे कि हमारा अर्थ सरफेस आसपास जो भी है वो ब्लू है। जो एलियन हमारे बीच आई है, जो हम ब्लू एलियन की बात कर रहे हैं, वो जब हमारे अर्थ के आसपास आई तो उनको लगा कि हम ब्लू होल में फंस गए हैं। जैसे कि एक इंसान ब्लैक होल में फंसने से डरते हैं। इंसानों का आँख काला है, अगर ब्लैक मिलता है तो उन्हें ब्लैक होल लगता है, कुछ नहीं दिखता है। उसी तरह से जो ब्लू एलियन हमारे पास ब्लू रेडिएशन कार से आए थे, वे हमारे आकाश ब्लू नज़र आया, दूर से अर्थ ब्लू नज़र आते हैं। क्यों? मैंने बताया पहले ही कि समुद्र का रिफ्लेक्शन के कारण आसमान ब्लू नज़र आ रही है। तो वो हमारे अर्थ सरफेस के चारों ओर चक्कर काटने के बाद उन्होंने देखा बर्फ़ का चादर ओढ़े हुए एक ऐसा लैंड जहाँ की उनको वाइट नज़र आया। तो वाइट उनको दिख गया, ब्लू कलर उनको अर्थ नहीं दिख रहा था, उनको ब्लू हॉल लग रहा था। लेकिन जब वो अर्थ सरफेस देखे बहुत बड़ा, तो वो एलियन ने अपने कार वहीं पर रोकी जहाँ पर कि बर्फ़ का चादर ओढ़े हुए एक ऐसा प्रदेश, वो आपका रूस है। यानी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि एलियन फर्स्ट टाइम जब भी आई है वो रसिया में आई है और रूस के साइंटिस्टों के संपर्क में आई है। और जो लोग रूस में रेडिएशन और सिग्नल्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं उनके संपर्क में आए। अब सवाल उठता है कि उनका आपस में बात कैसे हुई। तो आपको बता दूं, इंजीनियरिंग की भाषा में 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस।
0101 यस नो के लैंग्वेज में, यानी इंसानों ने जो कुछ भी कही मशीन लैंग्वेज को दे करके कही, और मशीन लैंग्वेज एलियन के लैंग्वेज में चेंज किया बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और जो कुछ इंसानों को बताना था एलियन ने उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में इंजीनियरिंग की भाषा में 0101 यानी नो यस नो के भाषा में उन्होंने इन्हें जानकारी दी, और लोग एक दूसरे के आदान प्रदान में आए। आपको बता दें कि 1995 से 2000 के बीच में माइक्रोचिप में क्रांति आई, जिसके बाद मोबाइलों का ढेर लगना चालू हुआ। तो ये जो माइक्रोचिप का जो शुरुआत हुआ है ये एलियन ब्रेन ने, ये इंसानों का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये एलियन का क्रिएट किया हुआ है। भले ही लोग इसे छुपा लें, इंजीनियरिंग की किताबों में अब आ गए हैं ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे बसेस हैं, बहुत सारे सिग्नल्स देखे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसर के साथ में क्या क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग देखे जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेसर और रैंडम की जो बात हम करेंगे वो एलियन ब्रेन की है, यानी एलियन ब्रेन से ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना आईटी में बहुत मदद मिली है। लेकिन उनके आने से हमारे यहाँ रेडिएशन का ख़तरा बढ़ा है। एक तो हमारे द्वारा खुद का उपकरण, और दूसरा उनकी तस्करी का उपकरण जिससे वो आए हैं। अब यहाँ एक दावा हमारा ये है जिसकी जानकारी भले ही खुलकर सामने ना आया हो। दावा क्या है? एलियन जहाँ पर भी उतरी है वहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ ये देखने को मिलेगा स्किन कैंसर, यानी आने वाले 20 वर्षों के बाद अभी के समय में मैं पूर्णतः गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस क्षेत्र में एलियन का आवागमन हुआ है उस तरफ स्किन कैंसर। जबकि स्किन कैंसर ये कोल्ड कंट्री का नहीं है, ये वार्म कंट्री का है, यानी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए स्किन कैंसर है। लेकिन स्किन कैंसर, चमड़े की कैंसर, त्वचा कैंसर जो होती है वो कोल्ड कंट्री में कैसे हो रहा है? तो वो कोल्ड कंट्री में स्किन कैंसर होना अपने आप में एक अपवाद है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? भले ही रूस वाले इसे छुपा लें, रूस के साइंटिस्ट छुपा लें, लेकिन जो हमारे पास बाई सिग्नल्स जो हमें जानकारी मिली है, बाई रेडिएशन मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि आप हमारे प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप एम्बेसी से पूछिए, रसिया एम्बेसी से, और पता करने दीजिए। आपको ऑफ कोर्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको स्किन डिजीज़ वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत बुरी स्थिति में है उनका, क्योंकि रेडिएशन के एलियन के रेडिएशन के चपेट में जितने भी लोग आए हैं उनको स्किन कैंसर निश्चित रूप से हुआ है और सारे लोग परेशान हैं। यानी मुझे जहाँ एक और एज ए ह्यूमैनिटी मुझे मालूम हो रहा है कि मुझे इन लोगों का सेवा करना चाहिए जो कैंसर से पीड़ित है, यानी इसका इलाज संभव है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे बिहार में ऐसे मरीजों का इलाज संभव है, किया जा सकता है, जो आज रेडिएशन स्किन से पीड़ित हैं। और ये खास करके रसिया कोल्ड कंट्री में है, जबकि ये वार्म कंट्री का, ये मैं सबसे बड़ा सबूत आपको दे रहा हूँ एलियन आने की, जो हाईली रेडिएटेड बसेस के द्वारा आए हैं, हाईली रेडिएटेड कार के द्वारा आए हैं एलियन। तो ये मैंने पहले एलियन के बारे में बताया। इनकी अगर और जीवन काल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एक एलियन का जीवन काल करीब 2500 से भी ज़्यादा वर्ष ये लोग जीते हैं। एक इंसान जिसका आम जिंदगी 60 से 70 साल है, ये तो या तो ये एक इंजीनियर बन पाते हैं, या फिर एक डॉक्टर बन पाते हैं, या एक जनरलिस्ट बन पाते हैं, या मास्टर ऑफ वन हो सकते हैं, मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ मास्टर ऑफ वन हो पा रहे हैं, लेकिन जो एलियन है वो मास्टर ऑफ ऑल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है, जीवन जीने के लिए वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा है। एक एलियन डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, जिसका कारण है कि आज वे पता नहीं कितनी दूर के ग्रह से वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा साइंस उतना तकनीक नहीं किया है जितना उनका कर रहा है। कारण ये है कि उनके पास उनका जीवन अवधि काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2500 वर्ष के आसपास उनका जीवन काल है। यानी एक एलियन अगर हमारे बीच अगर कुछ वर्ष रह भी जाए, अगर 100-200 साल रह भी जाए, तो वो हमारे कई जीवन चक्र को देख लेंगे, लेकिन हम उनके एक भी जीवन चक्र को नहीं देख सकते हैं। तो अब ऐसा क्या है जो एलियन में है और हम में नहीं है? वो जी रहे हैं लंबा, हम नहीं जी रहे हैं। तो आपको हम बता दें, हमारा जो फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ साइटोप्लाज्म है बहुत कमज़ोर है, लेकिन एलियन का फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो साइटोप्लाज्म नहीं है, वो वाटर टाइप नहीं है, वो अलकतरा टाइप है, काफ़ी मोटा है।
उनका हाजमा शक्ति भी हमसे कई गुना ज़्यादा है और वो बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका सोचने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये है एलियन का कहानी। एलियन का उम्र संबंधी मैंने आपको बताया कि ये 2500 वर्ष है। ये हमारे यहाँ आए हैं, ये भी हमने बताया। रेडिएशन कार से ये आ रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं आपको। और क्या, हाँ, इनके द्वारा जो भी एक्टिविटी किए जा रहे हैं एलियन के द्वारा बहुत ज़्यादा हमसे वो बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ करने के लिए। आप सोचिए कि आज अगर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम जिंदा होते और इनकी जीवन अगर 400-500 वर्ष होते तो ये क्या करते। ये डॉक्टर, चूँकि इन्होंने फिलोसफर की, इन्होंने PhD किया है तो इन्हें डॉक्टर कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये फिर डॉक्टर बनते, पेड़ पौधों के डॉक्टर बनते, इंसानों के, और भी दूसरे केमिकल इंजीनियर बनते, बहुत सारे ये पढ़ाई करते, तो ये बहुत कुछ देश को देते। यानी एक आम इंसान की भी अगर ज़िंदगी 1000 वर्ष कर दिए जाएँ तो वो एक साथ कई पढ़ाइयाँ पढ़ सकती है, फिर उनका निचोड़ से वो नया निकाल सकती है। हमारे पास उम्र नहीं है, हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास उम्र नहीं है। आपको हम बता दें कि हमारे अर्थ पर जितने भी मैथमेटिकल फार्मूले हैं, सिर्फ एक पेज में सारे फार्मूले लिखे जा सकते हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ऐसा है। यानी हम इंजीनियरिंग की बुक्स में जितने भी फार्मूले हैं, जो कुछ बता रही है दुनिया की सारी एक्टिविटी, फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। हम उस एक पेज का भले ही सैकड़ों किताबें लिख लें, लेकिन सारे फार्मूले एक पेज में आ सकती है। आपको छोटा सा एक उदाहरण हम बताना चाहेंगे। E = mc²। लोग इसे रटते हैं कि एनर्जी = मास × चार्ज पर स्क्वायर। किसी चीज़ की एनर्जी कितना हो सकती है जब मास पर, किस क्वांटिटी में मास है और उस पर चार्ज क्या लगा रहे हैं, अगर चार्ज पर स्क्वायर किया जाए तो वो एनर्जी शो करेगी। तो सवाल उठता है कि इस फॉर्मूले को लोग पढ़ते हैं, समझते बहुत कम है। यानी इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक आधा किलो का बाट ले लेते हैं, आधा किलो का बाट जो लोहे का हो। सवाल ये है कि हम किसी चीज़ पर एनर्जी और चार्ज पर स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब वो इलेक्ट्रिक कंडेंस्ड हो, विद्युत का सुचालक हो। यानी विद्युत का सुचालक जो भी मेटल हो, हम उस पर जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे E = mc², यानी उसको एक सर्किट के तहत हम उस पर चार्ज पर स्क्वायर करेंगे उस मेटल पर, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। हम आपको बता दें कि चांद पर आधा किलो का बाट रख दे और उस पर E = mc² फार्मूला यूज़ किया जाए, उस पर चार्ज पर स्क्वायर लगे, तो उस लोहे में भी उतनी एनर्जी आएगी कि वो चांद को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये होते हैं एक छोटे छोटे फार्मूले, लेकिन इसका फिजिकल लैंग्वेज बहुत लंबे होते हैं। तो एलियन के पास हमारे पास भी ऊपर वाले ने, या नेचुरल रूप से आप समझिए कि 4 रेक किताबें मिले, यानी 4 लाइब्रेरी मिले, या फिर समझ लीजिए एक लाइब्रेरी में 4 दीवार होती है, 4 दीवार में 4 रेक किताबें मिले। हमारे पास सिर्फ एक ही रेक रह गया है, लगभग 75% गायब हो गए हैं। लेकिन एलियन के पास 100% वो बुक्स है जो साइंस, तकनीकी और नायाबी दुनिया से भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे पास नहीं है। हमारी 3 दीवारें साफ़ हो गई हैं, 3 दीवारें हमारे पास किताबों की नहीं हैं, जो नेचुरल रूप से ऊपर वाले ने दी थी, जिसे हम एलियन बुक कहेंगे। हमारे अर्थ पर भी रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक ही रेक हमारे पास बची हुई है, जिसका हम ज्ञान का प्रसार और भंडारण हो रहा है और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। हम उससे कुछ न कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमारा 75% पहले से ही गायब है, जो एलियन के पास है। तो हम बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के एलियन। तो ये तो एक एलियन जो ब्लू एलियन है, और हम बात कर रहे थे दूसरा वाइट एलियन। वाइट एलियन के बारे में बता दें कि ये काफ़ी लंबे हैं इंसानों के तुलना में। करीब एक इंसान की अगर हाइट, अगर एक स्टैंडर्ड हाइट 5 से 6 के बीच अभी जैसे आ रहा है, तो जो एलियन वाइट है, हम उनकी बात बता रहे हैं, वो करीब 9, 9.5 फुट 10 फुट के आसपास के हैं, और वो पतले लंबे हैं और काफ़ी खूबसूरतों में आती है। तो वाइट एलियन काफ़ी खूबसूरत और लंबे हैं, और उनके पंख भी हैं, लेकिन अपने आप में उनका शरीर चलता हुआ एक रेडिएशन है। अगर उस एलियन को अगर हमारे बीच छोड़ दिया जाए तो आसपास के इंसान जल कर राख हो जाएंगे, जो देखेंगे उनकी आंखें भी जल जाएगी। और हम दूसरी पहले जो बात किए ब्लू एलियन की,
उनकी हाइट हमसे बहुत कम है और वो देखने में काफ़ी बदसूरत है। उनका जीवन काल काफ़ी लंबा है, जीवन काल हमसे काफ़ी लंबा है लेकिन वाइट एलियन से ज़्यादा है। तो हमारे बीच जो एलियन का जो भी वार्तालाप रहा है वो ब्लू एलियन का रहा है, वाइट एलियन का नहीं। वाइट एलियन हम इंसानों को उस स्थिति में जला देगी, उनके पास किसी तस्तरी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का ब्लू रेडिएशन कार नहीं है उनके पास साइंस तकनीकी ज़्यादा नहीं है, उनके पास नायाबी ज़्यादा है। हम वाइट एलियन की बात कर रहे हैं, इनके पास नायाबी ताकतें ज़्यादा है। ये खुद की एनर्जी से उड़ते हैं और ख़ुद की एनर्जी से चलते हैं और ये भी पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ आते ही वो डेड कर गए। कारण ये है कि उनका जो रेडिएशन है और अर्थ का जो रेडिएशन है जो आयनोस्फीयर में है, इस बीच टकराव हुआ है और कहीं ना कहीं उनका शरीर जला है और उनका शरीर जल रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइट कलर के हैं और हमारे बीच आए हैं। कहाँ आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आया है। यानी वाइट एलियन की हम बात कर रहे हैं, दूधिया कलर के एलियन है जो इंसानों के ही तरह दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी लंबे हैं। समझ लीजिए मैं अगर 5.5 फुट का हूँ तो वो करीब 9.5 फुट, यानी हमसे 4 फुट ज़्यादा, एक आम इंसान से 4 फुट 3.5 फुट 5 फुट तक वो ज़्यादा लंबा है और काफ़ी खूबसूरत है, वाइट है, लेकिन उनके अंदर इतनी रेडिएशन है कि आसपास के लोग जल जाएंगे अगर वो आए तो। लेकिन वो जब आए तो खुद को वो जलाते हुए पहुँचे हैं, क्योंकि हमारा रेडिएशन पता नहीं बाहर किस किस प्रकार का वायुमंडल में बन रहा है, जो काफ़ी ऊपर से आने के क्रम में उनका शरीर, पंख सब कुछ जल गया है। यानी उस एलियन को पंख भी है, और जिस एलियन की हम ब्लू एलियन की बात कर रहे हैं उसको कोई पंख नहीं है, वो हमारे ही इंसानों की तरह है, लेकिन वो काफ़ी कम बोलती हैं, बेजुबान टाइप का लग रहा है, लेकिन वो बदसूरत है। जिस प्रकार से कि किसी चीज़ की खूबसूरती छीन ले जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्लू एलियन जो हमारे यहाँ आई है वो हाईली माइंडेड है, हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, हमारे वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा तेज़ उनके एक आम इंसान लग रहे हैं जिस तरह से वो आए हैं। लेकिन उसके बनिस्पत में वाइट एलियन काफ़ी सीधे हैं, लेकिन इनके पास एक ही ताकत है, वो नायाबी ताकत है। वो नायाबी सब कुछ जानते हैं, जादूगरी जानते हैं, समझ लीजिए, वो उनको उड़ना चलना फिरना। तो ये 2 एलियन हमारे बीच आए हैं, जिसका मैं प्रमाणिक रूप से, मैं दावे के रूप से बता रहा हूँ। वाइट एलियन पृथ्वी में किस जगह पर आ रही है उसका पुख्ता प्रमाण मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ब्लू एलियन का मिल रहा है कि ये फर्स्ट रूस में आई है, और फर्स्ट नहीं बल्कि रूस से आना जाना लगा रहा है और रूसी साइंटिस्ट इसे छुपा रहे हैं। तो मैंने बताया कि ब्लू एलियन को ब्लू क्षेत्र में, पृथ्वी के सराउंडिंग में खो जाने की संभावनाएं थी, जो कि ब्लू उनको दिख नहीं रहा है। मिल्की लैंड, उन्होंने इस जगह के लिए अपने भाषा में जो प्रयोग किया वो मिल्की लैंड के बारे में बताया। तो मिल्की लैंड हमारा वो आपको रूस ही है और रूस में ही वो आए, इसका मैं प्रमाणिकता के साथ। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है, वहाँ रूस में एलियन आया क्या किया? मेरा तात्पर्य ये है कि इनके आने से जो लोग आज कैंसर से पीड़ित हैं उनका इलाज संभव है और बहुत आसानी से संभव है इलाज। यानी कैंसर से, जो रेडिएशन कैंसर से जो लोग पीड़ित हुए हैं, खास करके एलियंस के रेडिएशन से, उनका इलाज संभव है। एलियंस के चले जाने के बावजूद भी आकाश में वो ओजोन लेयर को वो फाड़ कर आई है, ओजोन लेयर को सुराख कर दी है, लेकिन वो ओजोन लेयर तभी नज़र आएंगे जब 360 दिन में पृथ्वी अपने परिक्रमा को पूरा करने के दौरान पृथ्वी के जिस सामने में ओजोन लेयर फटी है, जब सालाना उस जगह पर आएंगे, अगर वहाँ रात रहा तो रात, अगर दिन रहा तो दिन, लेकिन वो रेडिएशन को फेंकेगी। यानी ओजोन लेयर जो फटा हुआ होने की संभावना है वो रूस की दिशा में पड़ रहा है, जो साल में कुछ समय के लिए वो आएंगे। ये समय कौन सा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और अपने लाइन पर भी रोटेट कर रही है। तो जिस जगह एलियन ने प्रवेश किया है उस ठीक सामने में वो जगह ब्रेक कर गया है, ओजोन लेयर ब्रेक कर गया है। अब ये परिक्रमा को पूरा करेंगे और ठीक जब इस सामने में आएंगे, पृथ्वी का जो भाग उस लेयर के सामने में पड़ेगा, वहाँ पर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है, रेडिएशन कैंसर की। अब आपको बता दें कि आप पहले आकाश की ओर देखते होंगे तो सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आता होगा, लेकिन अब आप रात या दिन के समय कभी भी आकाश की ओर देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच में वाइट मिल्की वे नज़र आता है। तो मिल्की वे एक पुरानी कथा के तहत भी आता है, लेकिन नए नए मिल्की वे आ रहे हैं, वो मिल्की वे नहीं है, वो ओजोन का फटता हुआ लेयर है जो चमकता हुआ नज़र आती है। वो काफ़ी कम समय के लिए नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे ओजोन लेयर को फाड़ रहा है। अब हम बात करेंगे आयनोस्फीयर की। हम जो भी बात कर रहे हैं ये बात यूँ ही गायब नहीं हो जाती है,
आपको हम बता दें कि अर्थ पर जिसका वज़न जितना कम होगा वो उतना ऊपर की ओर जाएगा। यानी गर्म हवा जब हो जाती है तो आंधी तूफान उठती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठना चाहती है। ठीक उसी प्रकार से हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो साउंड है, ये साउंड का वज़न बाकी हवा से और गैसों से काफ़ी हल्का है। ये हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे आसपास के लोग सुनते हैं, या फिर जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है ये आप तक सुनाने के बाद ये आवाज़ कहीं गायब नहीं हो जाती है। ये आवाज़ अपना लेयर पकड़ लेती है, आयोनोस्फीयर, और ये आवाज़ का एक समूह, बहुत बड़ा समूह जमा हो रहा है पृथ्वी के चारों ओर, जिसे हम आयोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोनोस्फीयर में हमारा O3 लेयर है, लेकिन हम आयोनोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में पता नहीं सौरमंडल भी कह रहे हैं, या खैर जो भी कहें। हमारे आवाज़ें एक ऐसा लेयर है जहां हमारी आवाज़ें जाकर के गूंज रही है, और ये आवाज़ों का गूंजना बढ़ता चला जा रहा है, और आवाज़ों की गूंजने वाली जो परत है वो कमज़ोर होते चला जा रहा है। यानी आने वाला कुछ समय में ही हमको सबसे पहले बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में और डीजे पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने चाहिए, और मोबाइल कंपनियों की भी कमी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हमारे यहाँ बहुत जोरदार पृथ्वी के चारों ओर से विशाल धमाका होने वाली है। कुछ सेकंड के लिए बहुत भयंकर धमाका होने वाली है। इतने भयंकर होंगे कि कान के पर्दे फट जाएंगे, पता नहीं कितने लोग मर भी जाएंगे, कितने लोग हताश हो जाएंगे। ये आवाज़ क्यों होंगे, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, अब तक जो पृथ्वी में लोग बोलते आ रहे हैं, अब हाईली रेडिएशन के साथ लोग बोल रहे हैं। हाईली रेडिएटेड साउंड जमा हो रहा है, हाईली सिग्नल साउंड जमा हो रहा है, ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रही है। और ओजोन लेयर के जस्ट नीचे वाला लेयर में आता है हमारा आयोनोस्फीयर और हमारा साउंड स्फीयर, जहाँ हमारा साउंड जमा हो रहा है। ये साउंड जमा होते होते उस लेयर पर अगर कोई आदमी किसी भी प्रकार से पहुँच जाए तो उनको ये लगेगा कि एक साथ बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही है, तो वो आवाज़ फटने वाली है। ये आवाज़ फटने के साथ बहुत विक्षित्र होगा। कहीं कुछ टूटने फूटने को नहीं जा रही है, केवल टूटेंगे फूटेंगे शीशा और लोगों का कान का पर्दा, लेकिन ये आवाज़ इतना विशाल कई होगा कि इंसानों को लगेगा कि ये अब लगता है क़यामत आ गई है। इस तरह का आवाज़ होगा। वो कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों के लिए वो आवाज़ होगा, फट जाएगा। फिर आवाज़ को निर्वात में जिधर जाना होगा वो स्पेस वैक्यूम में चला जाएगा, कुछ इधर आएंगे। सारे साउंड्स हमारे ओर नहीं आएंगे, वो अपने लेयर से फटकर चारों ओर बिखर जाएंगे। जिसे वैक्यूम की ओर जिस साउंड को जाना होगा वो वैक्यूम की ओर चला जाएंगे, फिर पता नहीं वो ऊपर कहाँ जाएंगे, लेकिन जिसे अर्थ पर आना रहेगा वो भाग अर्थ पर आएंगे, और काफ़ी एक आवाज़ की तबाही मचने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि हम ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा, जब हम प्रकृति को छेड़ते जा रहे हैं, पूरी तरह से छेड़ते जा रहे हैं, तो प्रकृति हमें इसका बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। हमें संभलने की आवश्यकता है। और जो वैज्ञानिक हैं, जो चुप से एलियन से अपना संपर्क बना रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि इनके द्वारा बहुत घातक हमले हो सकते हैं। क्योंकि एक बहुत शक्तिशाली देश अगर छोटे मोटे देश को अगर राय दे रहा हो आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक, जब तक कि उनको लगे ये कमज़ोर है। लेकिन जब थोड़ी सी शक्ति दिखाएंगे पृथ्वी के लोग, तो फिर एलियन के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान उठाया जा सकता है। यानी इस पर शिकंजा नहीं कसे जा सकते हैं, लेकिन इस पर मंथन किए जा सकते हैं। बड़े वैज्ञानिकों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। और एलियन के आने के बाद कोई अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। इस तरक्की के रेस में लोग ये भूल जा रहे हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं। जिस वैज्ञानिकों के संपर्क में जो भी एलियन आए, उन्होंने जहाँ तक उनको समझने की कोशिश की वहाँ तक है। आगे इसे प्रसार नहीं किया गया, लोगों के बीच खुलकर नहीं लाया गया। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली मैंने आपको बताई, और आगे भी और बहुत सी सारी जानकारी है। आपको बता दें, वाइट एलियन की भी उम्र काफ़ी लंबी है, और इनका भी ब्लड बिल्कुल वाइट है। यानी अब तक 3 ब्लड के लोग हम लोग हैं। हमारे रेड ब्लड हैं, हम इंसानों के रेड ब्लड हैं, और वो ब्लू ब्लड वाले हैं और वाइट ब्लड वाले हैं। वाइट ब्लड वाले का पूरा शरीर ही चलता फिरता रेडिएशन है। वो
एक तरह की लाइट और रेडिएशन छोड़ रही है ऐसा लग रहा है। और ब्लू वाले में इस प्रकार का कुछ नहीं है, लेकिन इनका इक्विपमेंट्स और इनका साइंस बहुत तगड़ा है। ये एलियन की जानकारी है। तो कुल मिला के कहना यह है कि रूस में होने वाले इस तरह के कैंसर का इलाज संभव है। हमें सोचना चाहिए, हमें मौका मिलने चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि हर 10 व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, गारंटी मैं इस बात की दे सकता हूँ कि 2 व्यक्ति को बचाया जा सकता है, जो बहुत जल्द उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिनको रूस में कैंसर हुआ है, खास करके रेडिएशन कैंसर, आप उनकी हालत को देख सकते हैं या आप जानकारी ले सकते हैं। उनका शरीर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर गलता चला जा रहा है और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो हमारे संपर्क में जैसे ही आएंगे, हम उनका इलाज जैसे ही चालू करेंगे, उनको रिलैक्स महसूस होने लगेगा और वो ऑफ कोर्स हमें उम्मीद है कि उन लोगों को बचाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि मैंने चैनल के माध्यम से, मैंने इंजीनियरिंग 6 साल होने जा रहे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के जो भी कार्यकलाप किए, मुझे जो कुछ भी इससे मिला बड़ा विचित्र मिला और मुझे ये समस्याओं का कारण मिल रहा है तो समाधान भी मिल रहा है। यानी हम उन लोगों का इलाज कर सकते हैं जो इस तरह से पीड़ित है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे आगे दूसरी अध्याय में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि देश के चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है और इस पर इतने सारे सिक्योरिटी हैं और इतने खर्च हो रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में, अभी जैसे आधार कार्ड बन रहा है, आने वाले समय में हमें ब्लू कार्ड बनाने की आवश्यकता होगी। ब्लू कार्ड क्या होगा, एक सवाल है। ब्लू कार्ड वो होगा जो हर इंसान का अपना आईडी लेकर के चलेंगे और पुलिस के पास एक ऐसा इक्विपमेंट्स, एक ऐसा डिवाइस होगा जो मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में अभी कौन कौन आईडी वाले लोग हैं। यानी हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति आएंगे तो उनका शरीर का डीएनए, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उनका फिंगरप्रिंट, वो हर चीज़ अनवांटेड सिग्नल्स के रूप में उसमें आने लगेगा। तो पुलिस को तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कौन सा। यानी पुलिस थाना हो, चाहे ज़िला हो, चाहे देश हो, हम अपने हर आदमी को एक ब्लू कार्ड दे सकते हैं। ब्लू कार्ड वो होगा आने वाले समय में, मैंने ब्लू कार्ड नाम दिया है इसीलिए कि वो ब्लू रेडिएशन से तैयार होगा और हर इंसान को अपने अपने वंशानुगत उनको अलग रखा जाएगा, हर किसी का आईडी। यानी हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी अगर घुस जाए तो तुरंत यहाँ सिग्नल मिल जाएगा कि हमारे यहाँ एक नए एंट्री हुए हैं जिसका यहाँ आईडी नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। ये संभव है बनाना, ये डिवाइस बनाना संभव है और ब्लू कार्ड बनाना संभव है। ब्लू कार्ड एक ऐसा कार्ड होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होंगे उनको कुछ ही घंटे बाद डॉक्टर के पास आएंगे, वो मशीन आएगी, उनका छाप के साथ उनको कार्ड पैदा होते ही मिल जाएगा और फिर हमें मालूम होगा कि यहाँ तक कि माँ के पेट में रहते भी उनका कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा कि जो आ रहे हैं उनका फिंगरप्रिंट कैसा होगा और उनका डीएनए कैसा होगा। माँ के गोद में ही ये ब्लू छाप लिया जा सकता है और उस ब्लू छाप के तहत हमारे देश में किसी भी तरह का अनवांटेड लोग नहीं आ पाएंगे, हर किसी का अपना आईडी होगा। यानी इससे ये संभव, विदेशियों को जहाँ आने का संभव है वहीं हमारे देश से कोई बड़ा क्राइम करके नहीं भाग सकता है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा, वो इंसान जहाँ जहाँ जाएगा, अपने आप मशीन बता देगी कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा मशीन बनाना संभव है। अब बात कर रहे हैं बॉर्डर की, तो बॉर्डर पर इतने बड़े बंदूकधारी और पता नहीं कि इंसास SLR कितने सारी महंगे मशीन और तोहफे लगाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे टावर लगाने की ज़रूरत है और हम उस पर ऐसे बल्ब फिट कर देंगे जो हाईली रेडिएशन एक्टिवेटेड रहेगा और वो एक लेयर के तहत रहेगा। उसके कुछ ही फीट दूर में उस रेडिएशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम अपने बॉर्डर पर अपना रेडिएशन का जाल बिछाए रखेंगे, लेकिन दिखेगा नहीं वो। लेकिन उस रेडिएशन को पार करने का किसी ने भी कोशिश किया तो वो जल करके राख हो जाएगा। कितने समय में? मात्र 1 सेकंड के 10वें हिस्सा में। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा मतलब आप समझ लीजिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रोटी पक रहा है तो तावा देख रहे हैं पूरा गर्म है। रोटी पकता हुआ तावे में आप एक काम करें कि 1 बूंद पानी छिटका कर देखें वो कैसा होता है। वो छक से उड़ जाएगा
तावे में जब हम एक बूंद पानी छीटेंगे, गर्म तावे में जिससे रोटी पक रहा है, हम जब एक बूंद पानी छीटेंगे तो वो छक से उड़ जाएगा। उसी तरह से जब हमारे बॉर्डर को किसी भी अनवांटेड इविल्स के द्वारा जैसे ही वो पार करने की कोशिश करेंगे, वो तावे की एक बूंद पानी की तरह छक से उड़ जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। सेकंडों में उनकी हस्ती, हड्डी, पसली सब मिट जाएगी। ये संभव है। यानी हम अपने देश को रेडिएशन सिग्नल से इस प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में घेर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक भी आतंकी नहीं घुस सकता। हमारा देश, चीन को कितने सारे मेहनत लगे होंगे इतने बड़े बड़े दीवार से गिरने में, हमें उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे तरह एक आदमी काफ़ी है। सारे जगह जगह पर टावर लगाते चलेंगे और वो रेडिएशन एक्टिवेटेड सिग्नल्स छोड़ने वाली मशीन हम लगाते चले जाएंगे। छोटा छोटा मशीन होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता है। हम उसका एक निश्चित पैमाना रखेंगे कि किस ऊंचाई तक, वो उसी ऊंचाई तक काम करेगी। जिस तरह से परमाणु बम को कंट्रोल करके किया जाता है, उसी तरह से हम अपने रेडिएशन को कंट्रोल करके चला सकते हैं और वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि वो अपना पतला एक लेयर बियर करेगी। लेयर बियर करेगी कितना, 5 इंच या 10 इंच की स्थिति में हम लेयर बियर करने के लिए उनको छोड़ देंगे रेडिएशन, और वो अपना कार्य करते रहेगी 24 घंटा। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। हमें बस एक एक आदमी चाहिए केवल कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर पर। वो बैठ करके देखते रहेंगे कि कितने लोग आए और चले गए। अगर किसी भी प्रकार का लिविंग थिंग्स अगर उस रेडिएशन को पार करने की कोशिश करेगी, जो बॉर्डर रेडिएशन के रूप में जो हम देंगे, अगर एक भी व्यक्ति पार करने की कोशिश करे तो वो जलकर राख हो जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे मवेशी भी मर सकते हैं। यानी गाय, भेड़, बकरी भी अगर इस ओर आने की कोशिश करेंगे या इधर से जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी लिविंग थिंग्स अगर इधर से उधर करने की कोशिश की तो उनकी जीवन वहीं नष्ट हो जाएगी। ये संभव है और ये रेडिएशन के द्वारा संभव है। ये चीज़ हमने पाया है। जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर में व्यापार फैलाना और वो भी अपनी निजी भू स्वामित्व के साथ, तो इधर उधर भटक कर, थक हार कर धोखा ना खाएं। सीधे आए जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है JM भवन 207Y बकराहाट रोड, ठाकुर पुकुर रोड, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, ठाकुर पुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप हमें 24/7 आवर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8820 666 666 और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9002000000 9679999999। हमारा वेबसाइट है www.jamirrealestate.com। मैनेजिंग डायरेक्टर जमीर मंडल।